नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेपर 1 के रिलेटेड है, यानी कि हमारा यूनिट 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग। तो उसमें आज हम देखने वाले हैं इनफॉर्मल फैलेसिस के जो टाइप्स है उसके बारे में देखेंगे। तो 2020 की जो भी एग्ज़ाम ली गई है उनके हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन फैलेसिस के रिलेटेड आया हुआ है। ओके, तो आज हम इनफॉर्मल फैलेसिस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि कुछ फैलेसिस आज देखेंगे और कुछ फैलेसिस हम कल देखेंगे। ओके, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों बता देना चाहती हूँ कि इनफॉर्मल फैलेसिस होती क्या है। ओके, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, इनफॉर्मल फैलेसिस किसे कहा जाता है, जहाँ पर जो हमारा आधार वाक्य जो होते हैं, हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं, उस स्टेटमेंट्स के आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो यहाँ पर इनफॉर्मल फैलेसिस में क्या होगा, तो जहाँ पर हम स्टेटमेंट्स रखने से पहले ही कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इनफॉर्मल फैलेसिस। यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ पर आधार वाक्य के पहले ही हम क्या कर देते हैं कि उसी युक्ति के रिलेटेड निष्कर्ष को हम सही मान लेते हैं। ओके, तो उसी को हम इनफॉर्मल फैलेसिस कहते हैं। चलिए, सबसे पहले इनफॉर्मल फैलेसिस में हम देखते हैं एड पॉपुलम के बारे में। तो देखिए, एड पॉपुलम का मतलब क्या होता है। देखिए, पॉपुलर जो चीज़ पॉपुलर होती है ना, जो लोग जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए कि आपके दोस्त जो हैं, मान लीजिए आपके 15 दोस्त हैं और 15 में से आपके 10 दोस्त अच्छा सा मोबाइल लेकर आए हैं। मान लीजिए कि सैमसंग का उन लोगों ने मोबाइल लिया हुआ है, तो आप भी क्या करेंगे, मेरे 10 दोस्तों ने सैमसंग का मोबाइल लिया है तो उनका अच्छा चल रहा है, तो मैं भी मुझे भी ये ले लेना चाहिए। ओके, तो उसी को हम कहते हैं एड पॉपुलम। चलिए देखते हैं, इस तर्क दोस्त में लोगों के एक बड़े समूह की राय को क्या किया जाता है, आधार बनाकर तर्क को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि लोगों का जो बड़ा समुदाय होता है, उन बड़े समुदाय के जो लोग होते हैं, उन लोगों की बातों को सही मानकर हम क्या करते हैं, उनकी बातों को सही मानकर उसे फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो तर्क दोष होता है उसी को हम कहते हैं एड पॉपुलम। जाहिर सी बात है, ऐसी बात नहीं है कि सभी की बात नहीं माननी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग गलत होते हैं। यानी कि मान लीजिए हम महाभारत की ही बात कर लेते हैं, जहाँ पर कौरव थे एक साइड पर और एक साइड पर क्या थे, पांडव थे, है ना। तो यहाँ पर कौरवों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना, बहुत बड़े समुदाय में थी। लेकिन वो लोग क्या थे, गलत के खिलाफ, गलत की पक्ष में थे, जहाँ पर पांडव जो थे वो क्या थे, सही के पक्ष में थे। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि पांडव जो थे वो कौरव की बात मान ले, है ना। तो यहाँ पर ऐसी बात बताई जाती है कि भाई कौरव की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उन लोगों में कुछ अच्छा होगा, तो आपको भी, पांडवों को ये बोला जाए कि भाई आपको भी क्या करना चाहिए, कौरवों के पास जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये तर्क दोष हो गए ना। आपको सबको पता है कि कौरव जो है वो क्या है, गलत थे। ओके, तो यहाँ पर पांडव थे वो सत्य के पक्ष में थे, कौरव थे वो असत्य के पक्ष में थे, है ना, अधर्म के पक्ष में थे। यहाँ पर जो थे पांडव थे वो धर्म के पक्ष में थे, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके का तर्क दोष बनता है। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि आत्मा है, हर एक व्यक्ति ये मानता है कि आत्मा है, तो आपको भी इसे मानना चाहिए कि आत्मा है। ओके, ये बात, ये जो स्टेटमेंट्स होता है और निष्कर्ष निकलता है, ये क्या कहना चाहता है कि ये एड पॉपुलम। ओके, यानी कि सब लोग मानते हैं तो आपको भी मानना चाहिए, कुछ लोग ये मानते हैं तो आपको भी मानना चाहिए। ओके, जैसे कि समाज में लोग मानते हैं कि किसी दूसरे समाज में शादी नहीं करनी चाहिए, तो आपको भी ये बात माननी ही पड़ेगी कि भाई समाज के लोग बोल रहे हैं कि भाई हम दूसरे समाज की लड़की को नहीं ला सकते, तो आपको दूसरे समाज की लड़की को नहीं
नहीं लाना है। ओके, तो ये बात हो गई आपकी एड पॉपुलम की। यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हर कोई पार्टी में जा रहा है तो आपको भी जाना चाहिए। हर कोई पार्टी में जा रहा है तो आपको भी क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल हुआ वो किसका हुआ, एड पॉपुलम का। ओके, आई होप आपको एड पॉपुलम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए, एड पॉपुलम में कुछ ऐसे भी वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो शायद आपको एड पॉपुलम की जगह पर रखे गए जाएंगे। तो आपको एड पॉपुलम का मतलब पता होना चाहिए, जहाँ पर मेजॉरिटी होती है, जहाँ पर प्रायोरिटी होती है। ओके, जहाँ पर क्या होती है, पॉपुलैरिटी होती है। ओके, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, तो उन वर्ड्स को आपको याद रखना है। जैसे कि कॉमन बिलीफ फैलेसी। ओके, तो जो कॉमन, मान लीजिए कि जो लोग मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोगों में से 95 लोग जो बात मान रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, सब में ये बात कॉमन हो जाएगी। ओके, फिर अपील टू कॉमन बिलीफ। ओके, अपील टू मेजोरिटी, मैंने आपको मेजोरिटी, जहाँ पर मेजोरिटी ज़्यादा होगी उसकी बात मानी जाएगी, भले ना वो लोग गलत ही क्यों ना रहे, है ना। तो ये बात हुई आपकी एड पॉपुलम की। फिर अपील टू मासिस। मासिस का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको मास कम्युनिकेशन में बताया हुआ था, जनसंचार, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि मास में क्या होता है कि समूह, बड़ा समूह होता है। तो यहाँ पर जो बड़ा समूह जो भी बोलता है, जो भी एक्सेप्ट करता है, उसे ही आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बात बता रहा है आपका एड पॉपुलम। उसके बाद पॉपुलैरिटी। ओके, फिर कॉन्सेंसस, फिर अथॉरिटी ऑफ द मैनी, यानी कि सब जिन लोगों की अथॉरिटी ज़्यादा होगी उन लोगों की बात आपको माननी पड़ेगी। फिर बैंड वैगन फैलेसी। अब देखिए, बैंड वैगन फैलेसी नाम आपको एड पॉपुलम की जगह पर दिया जा सकता है। तो बैंड वैगन फैलेसी में क्या होता है कि एक जो शिप होता है ना, वो एक शिप जाता है तो उसके पीछे पीछे दूसरा शिप भी जाता है, तीसरा शिप भी जाता है, चौथा शिप भी जाता है ना। तो वो क्या होता है कि एक के पीछे दूसरा जाने लगता है। तो एक व्यक्ति जाता है तो उसके पीछे दूसरा व्यक्ति भी खड़े। जैसे कि मान लीजिए कि महिलाओं को अगर पता चलता है कि किसी दुकान पर कपड़े का सेल आया हुआ है, तो क्या करेगी, एक लड़की वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर सेल में से कपड़े खरीद कर आएगी। वो फिर अपनी दोस्तों को बताएगी, यार यहाँ पर तो बड़ा सा सेल लगा हुआ है और हमें वहाँ पर जाना चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। तो वो क्या करेगी, वो लड़की लेकर आई, सब लोग वहाँ पर उसके पीछे पीछे चले जाएंगे कि चलिए उसने वो दुकान पर से लिया है, सेल निकला है तो वहाँ पर ये लाई है तो मैं भी लाऊं। फिर दूसरी बोलेगी, हाँ तू भी लाई तो मैं भी लाऊं, है ना। तो फिर तीसरी बोलेगी, वो भी लाई तो मैं भी लाऊं। तो ये क्या हुआ, ये एड पॉपुलम हुआ। ओके, तो उसी को हम बैंड वैगन फैलेसी बोलते हैं। ओके, तो एड पॉपुलम और बैंड वैगन फैलेसी दोनों ही एक बात है। ओके, कंसेंसस जेंटियम। फिर ट्रूथ बाय एसोसिएशन। ओके, एसोसिएशन का मतलब संगठन होता है ना, तो वो भी यही बता रहा है। डेमोक्रेटिक फैलेसी, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक होता है ना, तो वो भी यही पॉपुलम के बारे में बता रहा है। और मॉब अपील। ओके, तो यहाँ पर आपको ये सारे कुछ वर्ड्स है, वो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। वैसे तो कुछ याद रखने जैसा नहीं है, आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं पिटिशियो प्रिंसिपियाई। ओके, पिटिशियो प्रिंसिपियाई। अब देखिए, उसे हिंदी में बोला जाता है आत्माश्रय दोष। देखिए, हिंदी वर्ड्स तो अपना इसमें लॉजिकल रीजनिंग में याद ही ना रखिए, क्योंकि हिंदी वर्ड्स की तो बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, तो यहाँ पर आपको दिक्कतें 100% आएंगी। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्ड ही याद रखना है। ओके, ये क्या है, पिटिशियो प्रिंसिपियाई। अब देखिए, पिटिशियो प्रिंसिपियाई में क्या होता है कि इस तर्क दोष में किसी तर्क वाक्य के समकक्ष तर्क वाक्य से निष्कर्ष को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि जो भी तर्क वाक्य रखा जाता है उसके जैसा ही दूसरा, उसके समकक्ष जो दूसरा तर्क वाक्य होता है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, निष्कर्ष को निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ईश्वर महान है क्योंकि वह महान कार्य करता है। देखिए, यहाँ पर भी तर्क दोष हुआ ना, ईश्वर महान है क्योंकि वो क्या करता है, महान कार्य करता है। क्या ये सही है कि वो महान कार्य करता है? तो यहाँ पर ये बात बताएगी कि ईश्वर महान है क्योंकि वह क्या करता है, महान कार्य करता है। तो एक तर्क वाक्य के समकक्ष दूसरे तर्क वाक्य से क्या होता है, निष्कर्ष को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। उसी को हम कहते हैं पिटिशियो प्रिंसिपियाई। ओके, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है हमारा फैलेसी ऑफ डिवीज़न। तो देखिए डिवाइज़न जो होता है यानी कि विभक्ति दोष, जिसे हिंदी में विभक्ति दोष कहते हैं। फिर भी बता रही हूँ, इंग्लिश ही याद रखना है, ओके। फैलेसी ऑफ डिवाइज़न, तो यहाँ पर क्या होता है डिवाइज़न में, तो यहाँ पर इस तर्क दोष में पूर्ण की विशेषताओं को अंश पर आरोपित किया जाता है, यानी कि होल से पार्ट की ओर जाया जाता है। क्या होता है, होल से क्या होता है, पार्ट की ओर जाया जाता है, पार्ट की ओर जाया, पार्ट्स की ओर जाया जाए। जैसे कि ग्रह बड़े होते हैं, तो ये जो ग्रह है वो क्या है, बड़े हैं, और वहाँ से हम कहाँ की ओर गए, अतः। इसीलिए जिन परमाणुओं से ग्रहों का निर्माण होता है वे बड़े होते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये छोटे छोटे परमाणु है ना, परमाणु से ग्रह बना है ना, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ग्रह बड़े होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि परमाणुओं से हम ग्रहों का निर्माण करते हैं, ओके। तो वो वे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि जिन परमाणुओं से ग्रहों का निर्माण होता है वो ग्रह क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यानी कि बड़े से हम किसकी ओर गए, छोटे की ओर। सबसे पहले हमें क्या बताया गया, ग्रह बड़े होते हैं, ओके। तो ग्रह बड़े होते हैं, यहाँ से हम छोटे की ओर गए, यानी कि एक संपूर्ण भाग से हम छोटे छोटे पार्ट की ओर चलते हैं, उसी को हम कहते हैं फैलेसी ऑफ डिवाइजन, ओके। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एड मिसेरिकॉर्डियम, ओके। एड मिसेरिकॉर्डियम, देखिए एड मिसेरिकॉर्डियम का कोई हिंदी वर्ड्स नहीं मिला मुझे, इसीलिए मैंने ऐसे ही हिंदी में उसी को लिख दिया, ओके। तो एड मिसेरिकॉर्डियम, ओके। चलिए, तो इस तर्क दोष में कोई व्यक्ति अपने विरोधी को क्या करते हैं, दयापूर्ण स्थिति को आधार बनाकर तर्क को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो दूसरे व्यक्ति पर क्या करता है, दया दिखाता है, ओके। उस पर क्या दया दिखाता है। जैसे कि देखिए मिस्टर एक्स कंगाल है, मिस्टर एक्स क्या है, कंगाल, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल लेवल पर वो क्या है, कंगाल है, ओके। इसीलिए उसको महाविद्यालय में प्रवेश देने में वरीयता दिया जाना चाहिए। देखिए मिस्टर एक्स जो है वो पैसे से फाइनेंशियल से क्या है, वो कंगाल है, इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, महाविद्यालय में एडमिशन देने के लिए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई गई। अब इसमें तर्क दोष तो हुआ ही ना, है ना, ऐसा थोड़ी ना वो कंगाल है तो उनको ऐसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए प्रवेश एडमिशन के लिए, है ना। तो जो बच्चे बहुत सारी मेहनत करते हैं तो उनका क्या है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, तर्क दोष हुआ, तो यहाँ पर उसी को हम कहते हैं एड मिसेरिकॉर्डियम, ओके। देखिए यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल, मिस्टर एक्स एक मलिन बस्ती में रहता है और वह क्या है, बेरोजगार है, इसीलिए मिस्टर एक्स मंत्री बनने योग्य है। लो बता लो, वो बेरोजगार है, इसलिए वो क्या है, मिस्टर एक्स मंत्री बनने के योग्य है, ओके। तो ये बात क्या हुई, ये बात आपकी दया, उन पर दया दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, उन पर दया दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, ओके। तो चलिए उनका पति जो है वो एक्सपायर्ड हो गया है, तो लोग क्या कहेंगे, बेचारी महिला है और उसका पति नहीं है, विधवा है, तो उसको कहीं पर नौकरी दे देनी चाहिए, ओके। तो ये बात क्या हो गई, ये बात आपकी एड मिसेरिकॉर्डियम का एग्जाम्पल बन गई, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, एड होमिनेम, ओके। तो देखिए इस तर्क दोष में व्यक्ति किसी व्यक्ति के तर्क पर ध्यान न देकर उसके व्यक्तित्व पर ध्यान देता है। यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति होता है, वो दूसरे व्यक्ति के तर्क पर ध्यान नहीं देता, जो दूसरा व्यक्ति जो बात बताता है उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उसके व्यक्तित्व पर ध्यान देता है, ओके। जैसे कि मिस्टर एक्स ने जो कहा उसमें वह गलत है क्योंकि वह स्वभाव से अनुशासनहीन है, ओके। अब देखिए मिस्टर एक्स ने कुछ बात बताई है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो गलत है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, तो ये बात तो कहीं पर फिट नहीं बैठती है, तो उसी को हम कहते हैं एड होमिनम। इस होमिनेम यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति ने जो तर्क रखा है उसको ना देखकर उसकी जो बातें होती है, उसकी जो पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व होता है, उस पर वहाँ से निशाना लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए
कि राम एक तरफ सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है और उसका भाई तो झूठ बोल रहा है, तो राम को सच्चाई का पक्ष नहीं लेना चाहिए। तो ये बात क्या हुई, राम का भाई झूठ बोल रहा है ना, राम तो खुद नहीं बोल रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते, किसी एक तर्क के आधार पर दूसरे व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व पर हम क्या करते, अटैक करते हैं। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं एड होमिनेम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉमैन। तो इस तर्क वाक्य में क्या होता है, हेतु वास्तव में हेतु होता ही नहीं है, परंतु उसके जैसा हमें क्या होता है, आभास होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इसी तरीके का कि कौन सा तर्क वाक्य है जिसमें हेतु वास्तव में हेतु नहीं होता है, परंतु हेतु के जैसा हमें क्या होता है, प्रतीत होता है। यानी कि वो हमें अति व्यापक रूप में हमें वो हेतु हमारे सामने प्रतीत होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉमैन। जैसे कि देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग तर्क की बजाय हम क्या करते हैं, कमज़ोर तर्क पर हमला करते हैं। जैसे कि देखिए एक शिक्षक यहाँ पर शिक्षक आएगा। ओके, तो एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक को कहा कि बच्चों को सजा नहीं करनी चाहिए, तो दूसरा जो शिक्षक होगा वो क्या कहेगा पता है, वो कहेगा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, है ना। देखिए अब शिक्षक तो ये नहीं बोल रहा था कि बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, शिक्षक ने तो क्या बोला था, एक शिक्षक ने क्या बोला कि बच्चों को हमें सजा नहीं करनी चाहिए, है ना। लेकिन दूसरे शिक्षक ने उसका क्या किया, दूसरे शिक्षक ने दूसरे हेतु से उसे बोल दिया कि भाई तुम जो बोल रहे हो उसकी बात तो वो कर ही नहीं रहा है कि सज़ा नहीं देनी चाहिए, उसमें तो वो अपनी राय नहीं दे रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, दूसरा तर्क वहाँ पर, दूसरा हेतु वहाँ पर रख देता है और बोल रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए जो डिबेट होती है ना, आपने डिबेट देखी होंगी, तो नेताओं के भाषण में भी यही देखने को मिलता होगा। फिर आप हर रोज़ न्यूज़ चैनल जो लोग देखते होंगे वहाँ पर डिबेट होती है, तो डिबेट में क्या होता है कि एक पक्ष के नेता होते हैं, वो ये बोल रहा है। देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू पे बता देती हूँ कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि रिया वाला केस जो चर्चा में था। ओके, तो उस टाइम में मैं डिबेट देख रही थी, उसी की बात यहाँ पर कर देती हूँ। तो सुशांत सिंह की मौत हुई उस टाइम वहाँ पर डेली डिबेट होती थी। ओके, तो कुछ कांग्रेस के जो पक्ष के वाले थे उन्होंने बताया कि रिया को क्या करना चाहिए, रिया को सज़ा देनी ही चाहिए, रिया ने ये गुनाह किया है और वो साबित भी हो चुका है, वो ड्रग्स केस में फंस गई है, ये सारी बातें बता दी। तो भाजपा के लोग क्या बोलने लगे, भाई तुम अपनी संभालो, यूपी में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, ये सारी बातें वहाँ पर बताने लगी। यानी कि क्या हुआ कि जहाँ पर जो बात चल रही थी उस बात को वहाँ पर ना बताकर वो दूसरी बात पर चले जाते। ओके, यानी कि उनकी जो कमजोरी थी, कांग्रेस वालों ने ये बताया कि भाजपा के शासन में ऐसा कुछ हुआ, ये रिया ने ऐसा ड्रग्स केस में रिया फंसी हुई है, तो इसका मतलब है इसके पीछे भाजपा पक्ष क्या है, इसमें जिम्मेदार है। ओके, चलिए ये बात इन्होंने बताई। तो भाजपा वाले क्या कहेंगे, भाई आप अपने शासन के स्टेट में देखो ना, अपनी शासन के स्टेट में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हाल है, क्या हुआ। जैसे कि हाथरस कांड हुआ, तब क्या हुआ, कांग्रेस वाले ने बोला कि ये बहुत ही बुरा हुआ। ओके, तो वहाँ पर भाजपा वाले ने कहा कि राजस्थान में क्या हुआ, यूपी में हाथरस केस हुआ तो राजस्थान में भी ये केस हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस तर्क को रखा गया है उस तर्क के बारे में न बताकर दूसरे तर्क को वहाँ पर ला देते, यानी कि स्ट्रोमैन दे देते हैं हम। ओके, यानी कि क्या करते हैं, जो कमज़ोर नसों को पकड़ते हैं। जैसे कि कांग्रेस वाले ने हाथरस केस को ला दिया, तो भाजपा वालों ने क्या कर दिया, कांग्रेस वालों की जो कमज़ोर नस थी, जो कि जहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार चल रही है, उसी की बात वहाँ पर कर दी। यानी कि कमज़ोर नस पर क्या किया, उन्होंने अटैक किया। ओके, तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रोमैन। आई होप आपको स्ट्रोमैन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं इक्विवेकेशन। ओके, तो इक्विवेकेशन का मतलब क्या होता है, अनेकार्थ। ओके, इक्विवेकेशन का मतलब होता है कि अनेकार्थ। अब इस तर्क दोष में क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते, एक शब्द के क्या होते हैं, अनेक तर्क निकलते। जैसे कि देखिए यहाँ पर चूहा एक पशु है। ओके, यहाँ पर एक तर्क बताया गया कि चूहा एक पशु है, अतः एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु। अब देखिए
चूहा एक पशु है, वो तो बात सही है, लेकिन एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु कैसे हो गया दोस्तों? एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु कैसे बन सकता है? वो जितना होगा वैसा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा चूहा छोटा पशु हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर तर्क दोष देखने को मिलता है या नहीं? तो मिलता है। तो उसी को हम कहते हैं इक्विवेकेशन, जिसे हम अनेकार्थ कहते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए प्रत्येक वस्तु का अंत उसकी पूर्णता है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रत्येक वस्तु का अंत क्या है, उसकी पूर्णता है। फिर मृत्यु जीवन का अंत है। अब देखिए कोई भी चीज़ है उसकी जो उसका अंत होता है वो क्या होता है कि वो चीज़ जो होती है वो क्या होती है, पूर्ण हो जाती है, तो उसका अंत आ जाता है। यानी कि यहाँ पर कुछ आकृति के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब देखिए उसके आधार पर क्या हुआ, मृत्यु जीवन का अंत है। मृत्यु जो है वो क्या है, जीवन का अंत है। इसीलिए मृत्यु जो है जो जीवन की पूर्णता है। अब देखिए बात कहाँ की थी और कहाँ पर आ चुकी है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर जो पूर्णता का शब्द दिया गया वो एक चीज़ के बारे में, एक वस्तु के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो पूर्णता का बात की गई वो मनुष्य के जीवन मरण के साथ जोड़ी गई। ओके, यानी कि यहाँ पर पूर्णता और यहाँ पर पूर्णता दोनों शब्द एक है, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अनेक निकलते हैं, उनके अनेक अर्थ होते हैं। ओके, उसी को हम इक्विवेकेशन कहते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। अब देखिए हैस्टी जनरलाइजेशन किसे कहेंगे, तो हैस्टी जनरलाइजेशन है उसमें इस तरह तो उसमें व्यक्ति जल्दबाजी में कुछ निष्कर्ष निकालकर उस निष्कर्ष को सब पर लागू कर देता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ व्यक्ति क्या होता है कि वो जल्दबाजी में कुछ निष्कर्ष निकाल लेता है और उसी निष्कर्ष को सब पर लागू कर देता है। जैसे कि देखिए राम को श्याम ने ज़रूरत पड़ने पर मदद नहीं की। राम और श्याम दोनों दोस्त थे। अब राम को जब ज़रूरत पड़ी उसकी श्याम की मदद की, तो राम ने श्याम को बोला कि यार तुम मेरी इतनी मदद कर दे। अब देखिए श्याम ने उस टाइम उसकी मदद नहीं की, तो राम ने क्या बोला पता है, तो राम ने सोच लिया कि सब लोग श्याम जैसे स्वार्थी होते हैं, सब लोग क्या होते हैं, श्याम जैसे स्वार्थी होते हैं। उसने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया सब लोगों पर। ओके, वैसे तो उसके साथ उसकी मदद किसने नहीं की, श्याम ने ही नहीं की थी, लेकिन उसने राम ने क्या कंक्लूजन निकाला कि सब लोग ऐसे हैं। ओके, हमारे साथ कभी कभी ऐसा बनता है कि हम किसी के साथ किसी के पास मदद मांगने जाते हैं, तो मान लीजिए एक व्यक्ति के पास आप मदद लेने जाते तो वो भी आपको मदद नहीं करता है, फिर दूसरे के पास जाते तो दूसरा भी आपको हेल्प नहीं करता, तीसरे के पास जाते तो तीसरा भी हेल्प नहीं करता है। तो 2-3 लोगों के आपको अनुभव होता है, तो उसके आधार पर आप ये बता देते हो कि दुनिया पूरी स्वार्थी है और दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। तो ये बात आपकी क्या हो गई, हेस्टी जनरलाइजेशन की, जल्दबाजी में हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं डाइकोटॉमी। अब देखिए डाइकोटॉमी क्या होता है कि इस तर्क में एक तर्क को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक तर्क होता है, उसके 2 मतलब निकलते हैं, लेकिन उसमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल में देखिए यहाँ पर आपको ब्लैक कलर दिख रहा है। ओके, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ब्लैक कलर है। ओके, यहाँ पर ये वाला है ब्लैक कलर। ओके, चलिए ये ब्लैक कलर है और ये उसके पास का जो पार्ट है ना वहाँ पर क्या है, वाइट कलर है। ओके, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, वाइट है। अब देखिए यहाँ पर या तो आप ये बताएंगे कि ये ब्लैक है, तो इसका मतलब कोई ये बताएगा कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये ब्लैक है तो ये वाइट है। अरे आपने ये बताया ही नहीं कि ये वाइट है, आपने तो सिर्फ इसका बताया कि ये ब्लैक है। जैसे कि मान लीजिए एक ग्लास है। ओके, ये ग्लास है और इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। अब देखिए कोई आपको पूछेगा कि आप ना इस ग्लास को देखें और कुछ बताएं, तो आप बताएंगे कि ग्लास में आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है। तो कोई कह देगा कि यार
तुमने तो ये बता दिया कि ग्लास में आधा आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है और आधा ग्लास खाली है। अब देखिए खाली वाली बात तो आपने बताई ही नहीं थी, है ना। फिर भी सामने वाला पर्सन ये सोच लेता है कि इसने ये बात बताई, उसी को हम बताते हैं, उसी को हम बोलते हैं डाइकोटॉमी। ओके, जैसे कि उसने कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, उसने कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, इसका मतलब हुआ कि वो तुम्हें नफरत करता है। अरे यार, उसने ये बोला कि मैं उससे प्यार नहीं करता, उसने ऐसा तो नहीं बोला कि मैं उससे नफरत करता हूँ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार नहीं करते उससे नफरत ही करते हो। ओके, तो ये बात हुई आपकी डाइकोटॉमी की। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या होगा, तो इस तर्क वाक्य में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि अगर आप उसका हाँ में जवाब दो तो अभी फंस जाओ और ना में जवाब दो तो अभी फंस जाओ। ओके, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है। देखिए, तुमने शराब पीना बंद कर दिया क्या। अब देखिए, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से ये बताया, ये पूछा कि तुमने शराब पीना बंद कर दिया क्या। अब देखिए वो बोलेगा हाँ, तो वो बोलेगा, सामने वाला पर्सन बोलेगा, मान लीजिए ये एक पर्सन है। ओके, चलिए ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। अब देखिए, अब क्या होता है, इस व्यक्ति ने इसे पूछा कि तुमने शराब पीना बंद कर दिया क्या, तो ये बोलेगा यस, ये बोलेगा क्या, यस। तो ये बोलेगा कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम पहले शराब पीते थे। अब देखिए क्या बात हो गई। अब देखिए ये अगर बोलता है नो, ये क्या बोलता है, ये बोलता है नो, तो ये बोलेगा इसका मतलब कि तुम अभी भी शराब पी रहे हो। अब देखिए हाँ बोलो तो भी फंस गया और ना बोलो तो भी फंस गया, तो उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपील टू इग्नोरेंस, आर्ग्यूमेंट एड इग्नोरेंटियम। ओके, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने, इग्नोरेंस, इग्नोरेटियम। ओके, ये एड आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन आते हैं ना, तो इस तरीके से एड इग्नोरेटियम, एड होमिनेम, इस तरीके के लिखे हुए होते हैं। ओके, एड पॉपुलम। ओके, चलिए इस तर्क दोष में ऐसा तर्क होता है जिसे तब तक सही है जब तक, ऐसा तर्क होता है जो तब तक सही होता है जब तक उसे गलत साबित नहीं किया जाता। यहाँ पर जिससे नहीं जो, ओके, यहाँ पर जो आएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो तर्क होता है ना, वो तर्क तब तक सही होता है जब तक उसे साबित गलत नहीं किया जा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके सामने हम कुछ बात बताते हैं ना, तो जब तक उसके सामने प्रूफ नहीं लाते ना, तब तक वो उस बात को मानेगा नहीं। ओके, वो बोलेगा प्रूफ लेकर आओ तब मानूंगा, तब तक मैं इस बात को नहीं मानूंगा। तो ये बात आपकी क्या हो गई, अपील टू इग्नोरेंस की। ओके, यानी कि एड इग्नोरेटियम की। तो यानी कि आप क्या करते हैं, जब तक प्रूफ नहीं आता ना तब तक आप उस बात को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि देखिए, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ क्योंकि अभी तक किसी ने साबित नहीं किया है कि भगवान नहीं है। ओके, देखिए कोई पर्सन कहता है कि मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, लेकिन क्यों, क्योंकि अभी तक किसी ने ये साबित नहीं किया कि भगवान नहीं है। जैसे कि कोई बता रहे हैं कि मैं भूत में विश्वास करता हूँ, क्योंकि अभी तक किसी ने ये प्रूफ नहीं किया है कि भूत नहीं है। ओके, तो ये क्या बात हो गई, ये हो गई आपकी एड इग्नोरेटियम की। ओके, आई होप आपको एड इग्नोरेटियम के बारे में पता चल गई। यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं है, सिंपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ यही होता है कि जहाँ जब तक आपके सामने प्रूफ नहीं आता ना, तब तक आप उस बात को नहीं मानते। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं एड बाकुलम। अब देखिए एड बाकुलम में क्या होता है, उसे हम अपील टू फोर्स, यानी कि यहाँ पर फोर्स किया जाता है। एड बाकुलम में क्या होता है, फोर्स किया जाता है। इस तर्क दोष में एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, फोर्स करके अपनी बात मनवाता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पिता है, वो अगर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ उसकी बेटी किसी लड़के को प्यार करती है। ओके, अब क्या करेंगे, पिता जो होंगे वो लड़के से मिलेंगे और बताएंगे अगर तुमने मेरी बेटी से शादी की तो हम मर जाएंगे।
अब देखिए ये क्या बात हुई, ये बात हुई उसे फोर्स किया जा रहा है, उस लड़के को फोर्स किया जा रहा है कि अगर तूने मेरी बेटी से शादी की तो मैं मर जाऊंगा। ओके, तो उसी फिर क्या करेगा वो लड़का कि चलिए इसने तो मरने की धमकी दे दी है ना, तो मुझे उसकी लड़की से शादी नहीं करनी है। तो वो फोर्स के कारण क्या करेगा, उसके पिता की बात मान लेगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए मूवीज़ में आपने देखा होगा, फिल्मों में यही सारा होता है ना कि लड़की के पिता लड़की को बता देता है। अगर लड़की के पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी जो है वो किसी लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो लड़की के पिता क्या करेंगे, लड़की को बोल देंगे अगर तूने उस लड़के को मिलने की कोशिश भी की ना तो मैं मर जाऊंगा। अब देखिए लड़की क्या करेगी, अपने पापा से भी प्यार करती है, लड़के से भी प्यार करती है, लेकिन पापा को पहले चॉइस करेंगी, है ना। तो ये बात हुई आपकी एड बाकुलम की। ओके, यहाँ पर आपको पता चला फोर्स किया जाता है, किसी की बात को मनवाने के लिए क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है। भले ही वो बात सही हो या ना हो, गलत बात हो, फिर भी उसे मनवाने के लिए क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है। ओके, उसी को हम बोलते हैं एड बाकुलम। ओके, चलिए तो आज के लिए इतनी पहले से हमने बता दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर कोई डाउट रहता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमारी ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पर आकर आप मुझे सवाल कर सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।